आप कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करने लगेंगे, जब भी आपने अपनी प्लानिंग करनी है रिगार्डिंग योर एक्सपेंसेस, रिगार्डिंग योर द अपॉर्चुनिटी टू बी एक्सप्लॉयटेड, कोई भी आपके पास अपॉर्चुनिटी आई है, आपने उसको जब एक्सप्लॉइट करना है, जब आपने एग्जीक्यूट करना है, उससे पहले उसको आपको प्लान करना होगा। आपने जब आप प्लानिंग करते हैं तो उस प्लानिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ द CPA. CPA is cost benefit analysis that you have to be evaluate. कुछ आपके प्री रिक्विजिट्स होते हैं, बिफोर हैंड आपने कुछ एनालिसिस करने होते हैं, सो दैट यू हैव बीन एबल टू डिस्टिंग्विश वेदर what the project would be productive or not, कि आपके पास मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स हैं, उन ऑल्टरनेटिव में से आपने प्रायोरिटाइज करना है अपने एक्सपेंसेस को ऑन द बेसिस ऑफ द बेनिफिट्स। जो एक्सपेंस इनकर करके आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट अचीव होगा, यू हैव टू बी मूव ऑन दैट ऑप्शन। सो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एस्टिमेट and total up the equivalent money value of benefit and the cost to community of the project। क्या है कि ये आपके पास कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो है वो एस्टिमेट करता है और उसके साथ साथ आपको टोटल अप करके बताता है कि आपने कितना वैल्यू ऑफ बेनिफिट अचीव किया है किसी भी पर्टिकुलर कॉस्ट को इनकर करके। किसी भी प्रोजेक्ट पे जब आप कोई कॉस्ट इनकर कर रहे होते हैं तो उससे वैल्यू ऑफ बेनिफिट कितना अचीव हो सकता है, तो उसको उस एनालिसिस को कहते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। सो फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट है जिसमें हम कहते हैं कि इट मे बी द डैम्स और द हाईवेज और कैन बी ट्रेनिंग प्रोग्राम और द हेल्थ केयर सिस्टम। अभी 3-4 तरह की मैंने आपको एग्जांपल दी हैं जो कि गवर्नमेंट अपनी एक्सपेंस इनकर करती है डैम्स डेवलपमेंट के लिए, हाईवेज डेवलपमेंट के लिए, या वो अपने एम्प्लॉइज़ को, अपने पर्सनल्स को ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स इस्टेब्लिश करने के लिए, या हेल्थ केयर सिस्टम के लिए। तो ये है डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये जो आइडिया है दैट इज़ द इकोनॉमिक अकाउंटिंग का एक आइडिया है जो जनरेट हुआ था। बहुत पुराना एक फ्रेंच इंजीनियर था, उसने इसको जो है वो इसके बारे में बात की थी। तो ये देखें आपके पास डिफरेंट जो है वो इसके ऊपर स्कूल ऑफ थॉट हैं जो कि इसकी फेवर में बात करते हैं। एक्चुअली क्या था कि सबसे पहले जो हमारे पास एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे एल्फ्रेड मार्शल, उन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट फॉर्मुलेट किए थे जिन कॉन्सेप्ट की वजह से फाउंडेशन डेवलप हुई थी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की। तो बाद में जो है ये इम्प्रूव्ड फॉर्म में आता गया, जैसे कि एक नेविगेशन एक्ट 1936 के बाद जो है वहाँ की फेडरल गवर्नमेंट ने इसको इम्प्रूव फॉर्म में दिया। तो इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, जिसके ऊपर ये काम कर रहा होता है। तो हम 1 by 1 देखते हैं कि ये क्या है और इसकी क्या प्रिंसिपल है। Yes, cost benefit analysis is the valuable tool for evaluating the net benefit of the proposed government project। देखिए यहाँ पर जो वर्ड यूज हुआ है ये है it is a tool, that is a tool that is used for the evaluation purpose of the net benefit। नेट बेनिफिट का मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए नेट की बात की है। नेट बेनिफिट मीन्स कि जो आप लास्ट में जाके जो आप वैल्यू अचीव कर रहे होते हैं उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से, उसकी एवेल्युएशन हमने करनी है with parallel of their cost। It represent a practical technique for determining the relative merit of alternative government projects over time। जैसे मैंने आपको बताया कि डिफरेंट आपके पास प्रोजेक्ट्स ऑप्शन में होते हैं, अल्टरनेटिव होते हैं, उनकी आपने वैल्यूएशन करनी है डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स की। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एग्जांपल कहा कि डैम डेवलपमेंट है, आपने कोई मोटरवे बनानी है, आपने कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च करना है, या आपने कोई हेल्थ केयर सिस्टम डेवलप करना है। अभी आपके पास 3-4 ऑप्शन है। यू हैव टू बी प्रायोरिटाइज ऑन द बेसिस ऑफ द बेनिफिट विच यू कैन बी अचीव बाय इनकरिंग दैट कॉस्ट। So use of cost benefit analysis can contribute to efficiency by making sure that new project for which marginal social costs exceed marginal social benefit are not considered for approval। For those projects which are under the consideration where the social costs are very high as compared to their marginal social benefit, so you have to be
make sure such type of the projects can be rejected because on the basis of the principle of cost benefit analysis. It can be used to organize information in a way that aids citizens, politicians, bureaucrats in making choice among alternative government projects. And with the help of this tool, this is not only be helpful for the government but also the normal private investor, normal citizen, politicians, bureaucrats which are involved in the decision making of the investment. So CBA is not a new tool, it is used in US since 1900. मैंने आपको बताया ना कि डिफरेंट कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुए थे 80s में, जिसकी वजह से बेस प्रोवाइड हुई, इवॉल्व हुआ ये कॉन्सेप्ट CBA का. Essentially there are 3 steps involved in CBA. Enumerate all cost and benefits of proposed projects. ठीक है, enumerate का मतलब है कि कैलकुलेट करते हैं, आप हाईलाइट करते हैं उस जो भी प्रपोज प्रोजेक्ट है उसकी कॉस्ट एज वेल एज इट्स बेनिफिट. Second, evaluate all cost and benefit in the tingit and dollar terms. Tingit is actually the currency of the Malaysia because जो ये हमने अपना ये content जहाँ से हमने ये पढ़ा है, ये चैप्टर दैट इज टेकिंग द एग्जांपल ऑफ द मलेशिया. पब्लिक एक्सपेंडिचर में भी आप देखें कि उन्होंने जब पब्लिक एक्सपेंडिचर की एक्सपेंडिंग दी हुई थी उसमें मलेशिया के दिए हुए थे कि बजट में किस किस तरह के एक्सपेंसेस होते हैं, तो ये उसी की कॉन्टिन्यूटी में ये चैप्टर था. तो इसलिए यहाँ पे रिंचिट दिया हुआ है और डॉलर टर्म्स जो भी आपकी करेंसी है उसकी एवेल्युएशन आप करते हो. डिस्काउंट फ्यूचर नेट बेनिफिट, आपने अगर अकाउंटिंग का कोर्स पढ़ा हुआ है या आपने पब्लिक फाइनेंस का कोर्स पढ़ा हुआ है या फाइनेंस का कोर्स पढ़ा हुआ है तो आपने पढ़ा होगा डिस्काउंटिंग द फ्यूचर वैल्यू. फ्यूचर वैल्यू का मतलब ये है कि जो फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट है जो मैंने आज प्रपोज किया है कि मैंने इसको एग्जीक्यूट करना है फॉर द 5 नेक्स्ट ईयर, इससे जो कॉस्ट इनकर होगी वो आपकी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू अगर आपका रेट ऑफ इन्फ्लेशन इंक्रीज होता आएगा. तो इसका मतलब ये है कि जो करेंसी की वैल्यू आज है वो फ्यूचर में कम होती जाएगी. इसको कहते हैं डिस्काउंटिंग द फ्यूचर नेट बेनिफिट्स. बिकॉज जो कॉस्ट अगर मैंने कहा है कि इस प्रोजेक्ट पे 1 बिलियन लगेगा और आज उसकी जो अमाउंट है एक्सचेंज रेट की वो कुछ और है, वो एक्सचेंज रेट आने वाले 5 साल में चेंज हो जाएगा और रेट हाई हो जाता है, तो आपके पास क्या होगा, आपकी वैल्यू डी वैल्यू हो रही है, करेंसी आपकी डी वैल्यू हो रही है और आपको ज्यादा एक्सपेंस इनकर करना पड़ेगा एज कम्पेयर टू यू हैव टू बी प्रपोज अ प्रेजेंट सिचुएशन. फाइव, तो इसको कहते हैं डिस्काउंट द फ्यूचर नेट बेनिफिट. फर्स्ट जो हमारी बात हुई थी एनुमरेटिंग द बेनिफिट कॉस्ट. ठीक है, एनुमरेट द बेनिफिट कॉस्ट मतलब फर्स्ट इज टू डिफाइन बोथ प्रोजेक्ट अंडर कंसीडरेशन एंड इट्स आउटपुट. फाइन, कि आपने जो एनुमरेट का मतलब है यू हैव टू बी कैलकुलेट करना है आपने बेनिफिट एंड कॉस्ट को. तो उसके लिए आपके पास यू हैव टू बी कंसीडर ऑल द आउटपुट आल्सो. वंस दिस इज डन, analyst can proceed to enumerate the cost incur and benefit generate over the life of project. कि जितना टाइम वो प्रोजेक्ट आपके पास एग्जीक्यूशन में ले रहा है या उससे आपको फायदा हो रहा है या वो आपकी प्रोडक्टिविटी की तरफ जा रहा है, तो उससे आपको कितना कॉस्ट, बिकॉज जब एक प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो जाता है, इम्प्लीमेंट हो जाते हैं, तो उसके बाद भी उसकी मेंटेनेंस और उसका वो सारा कुछ चलता रहता है उन प्रोजेक्ट्स का. फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट है जिसमें आपने लैब्स को बिल्ड करना है, वो लैब्स आपने बना लिए हैं, लेकिन अब वो ऐसा नहीं है कि उस पर आपकी कॉस्ट स्टेगनेंट हो गई है. जैसे बेनिफिट स्टेगनेंट नहीं हुआ, कॉस्ट भी स्टेगनेंट नहीं होती. आपने उसकी कॉस्ट को कंटिन्यूस रखना है इन द फॉर्म ऑफ मेंटेनेंस. आपने उसकी मेंटेनेंस करनी है, कोई आपने मशीन्स, टूल्स, इक्विपमेंट, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इनकी रिप्लेसमेंट. सो इसका मतलब यह है कि आपकी ये कॉस्ट जो है वो इनकर होती रहती है ओवर द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट. सो बेनिफिट कैन बी डिवाइड इन 2 कैटेगरीज. So whenever you have been highlighted or calculated your benefits, so it must be direct or indirect. Direct, those increase output or productivity, attribute to purpose of the project. For example, आपका एक irrigation project है, so irrigation project से जो आपको direct फायदा हो रहा है, that is क्या फायदा हो रहा है, the increase the purpose is to increase the fertility of the particular tract of land. The direct benefit in this case will be the net increase over time in agriculture output on land being irrigated. कि आपने जिस साल जो फसल बोई है, काटी है, उसके काटने से जो आपको प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है, दैट इज अ डायरेक्ट बेनिफिट. बट चूंकि उसको इरिगेट करने की वजह से जो फर्टिलिटी प्रोवाइड हुई है वो आपको ओवर द लाइफ
बेनिफिट देगी. फॉर एग्जाम्पल इनडायरेक्ट और स्पिल ओवर बेनिफिट इज दोज एक्रूइंग टू द इंडिविजुअल्स नॉट डायरेक्टली. देखिए एक्रू का मतलब ही वहां पर होता है, अगर आपने अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में पढ़ा हो, कि जो आपको रियलाइज नहीं हुआ अभी, लेकिन जैसे अकाउंट रिसीवेबल हैं, अकाउंट रिसीवेबल अभी आपके पास आए नहीं है, बट यू हैव टू बी रियलाइज दैट अमाउंट नाउ. आपको वो मिलनी 2 साल बाद है, लेकिन हमने उसको आज अपने अकाउंट्स में, अपने खाते में डाल लिया है. तो अक्रू का मतलब ये है कि दोज एक्रूइंग्स, वो फायदा जो कि इंडिविजुअल्स नॉट डायरेक्टली एसोसिएट विद पर्पस ऑफ द प्रोजेक्ट इन एन इरिगेशन प्रोजेक्ट. Spillover benefit might include the improved fertility of adjoining land that is not actually irrigated by scheme. आपको पता है कि जब ज़रख़ेज़ ज़मीन एक है, उसमें पानी लग रहा है, तो उस बिकॉज ये एक नेचुरल फिनोमेना है कि जो ज़मीन जो है वो इरिगेटेड हो रही होती है, उसके साथ वाली ज़मीन पे भी उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा होता है. सो इसका मतलब ये है कि इनडायरेक्ट बेनिफिट्स वो हैं जो कि एसोसिएटेड जो आपके पास रिसोर्सेज हैं उनसे उनको फायदा हो आने वाले वक्त में. सो इन एनुमरेटिंग बेनिफिट्स ओनली द रियल इंक्रीज इन आउटपुट एंड वेलफेयर आर कंसीडर. केयर मस्ट बी एक्सरसाइज नॉट टू डबल काउंट बेनिफिट. आपके पास जब भी आप इनमरेट करोगे बेनिफिट, तो आप रियल बेनिफिट्स को इनमरेट करोगे, कैलकुलेट करोगे. और डबल काउंट बेनिफिट का मतलब ये है कि आपने गलती नहीं करनी कि एक बेनिफिट को आप 2 मरतबा काउंट कर लें, तो वो आपके पास फिर आपका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ठीक नहीं आएगा. प्रॉब्लम क्या होती है इसमें? वही डबल काउंटिंग स्टिल अकर ऑन वेरियस ओकेजन. आपने पढ़ा होगा डबल अकाउंटिंग सिस्टम में कि कब आप डबल काउंट कर लेते हो बाजू का, तो उस बेनिफिट को जब 2 बार काउंट करोगे तो डेफिनेटली उस प्रोजेक्ट की उस आपके पास जो है वो इन्वेस्टमेंट की बेनिफिट ज़्यादा नजर आने लग जाएंगे और कॉस्ट कम नजर आने लग जाएगी, और वही आपकी प्रॉब्लम होगी बिकॉज आपने रियलाइज ज़्यादा कर लिया बेनिफिट, लेकिन एक्चुअली उतना बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा. सो प्रॉब्लम विद द डेफिनेशन ऑफ इनडायरेक्ट और स्पिल ओवर्स इफेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट. सो इन सम केसेस एनालिस्ट इंक्लूड एज अ बेनिफिट the extra profit of third party are not directly affected by the project. So there is a problem in enumerating the benefit and benefits. That is, अगर हम कहते हैं कि indirect benefit जो है वो आप उसको directly तो नहीं एनालाइज कर सकते ना, तो इसी केस में एनालिस्ट ये कहते हैं कि ऐसे बेनिफिट्स जो कि एक्स्ट्रा प्रॉफिट देते हैं ना थर्ड पार्टीज को, वो आपके प्रोजेक्ट को डायरेक्टली कोई फायदा नहीं देते. ठीक है, सो दैट इज द शॉर्ट कमिंग ऑफ द cost benefit analysis. So for some projects enumeration of benefit is difficult. So such type of the projects where the benefits cannot be calculated directly or indirectly, so it is very difficult to highlight your benefits. How are the benefits of an education program or health programs is defined. For those programs where the benefits are in the intangible form, in service oriented जो आपके इदारे हैं, वहां पर आपके पास आप नहीं डिफाइन कर सकते. अगेन द आंसर मस्ट यील्ड क्वांटिफाइबल रिजल्ट दैट अवॉइड अ डबल काउंटिंग. ठीक है, सिर्फ वो आंसर्स जो कि क्वांटिफाई हो सके, जिनको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जो डबल काउंटिंग से को अवॉइड कर सकते हैं, यानी क्वालिटिव ना हो जिसमें क्वांटिफाई कर सकते हो, उनको तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं एनालाइज. इन एनुमरेटिंग कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट लिस्टिंग द डायरेक्ट रिसोर्सेज कॉस्ट गिव ओनली अ पार्शियल अकाउंट ऑफ रियल कॉस्ट व्हेन एक्सटर्नल कॉस्ट आल्सो विल अकर. और क्या होता है कि जब आप कॉस्ट को इनमरेट कर रहे होंगे, तो जो आपके पास डायरेक्ट रिसोर्सेज हैं उनको जब उनकी कॉस्ट को आप लिस्ट डाउन करेंगे, तो वो आपके पास क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके जो रियल कॉस्ट, यानी कि जब आपने फॉर एग्जांपल, मैं इसकी एग्जांपल आपको ऐसे देती हूँ कि जैसे कि अगर आपने प्रोजेक्ट की कॉस्ट ली है, ठीक है, प्रोजेक्ट की कॉस्ट में आपको एक प्रोजेक्ट है, उसके लिए आपको लैंड की ज़रूरत है, आपको रिसोर्सेज की ज़रूरत है, आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, ठीक है, आपने कुछ उसके उस लैंड को अचीव करने के लिए कोई टैक्सेस पे किए हैं. तो ये क्या है कि ये सारे के सारे एक्सटर्नल कॉस्ट हैं. तो आपकी जो रियल कॉस्ट है उनमें ये तमाम की तमाम कॉस्ट इनकर होगी. सो एनी कॉस्ट नॉट रिफ्लेक्टेड इन द प्राइस ऑफ इनपुट. तो आपके पास हर वो कॉस्ट जो कि इनपुट है आपके उस प्रोजेक्ट का, उसकी प्राइस जो है वो आपकी कॉस्ट में आएगी. ठीक, फॉर एग्जांपल अ न्यू प्रोजेक्ट इन अ गिवन एरिया विल
have the effect of reducing water resource available to nearby agriculture land। कि एक नया प्रोजेक्ट था, आपने किसी पर्टिकुलर जगह पे उसको लगाया और उसकी वजह से आपके जो इर्द गिर्द के इरिगेटेड लैंड था, एग्रीकल्चर लैंड था, उसके पास पानी की अवेलेबिलिटी कम हो गई, यानी कि उस प्रोजेक्ट के रिजल्ट में द कॉरेस्पॉन्डिंग रिडक्शन इन एग्रीकल्चर आउटपुट मस्ट बी इंक्लूडेड एज द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। सो इट मीन्स दैट द रिजल्टेंट रिडक्शन ऑफ द वाटर for the surroundings of that particular area must also be included as the cost of प्रोजेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको बताया कि आप जो भी कोई एक्सटर्नल कॉस्ट इनकर कर रहे हो जो कि टेंजिबल नहीं है, जैसे कि आपकी वो इन्वायरमेंटल कॉस्ट, जैसे अगर आप कोई फैक्ट्री लगा रहे हैं, उस फैक्ट्री के लगाने से जो उसका स्प्लिट ओवर है, जो उसका स्प्लिट ओवर इसके जो भी आपके पास कह लें टॉक्सिन्स हैं, वो आपकी सोसाइटी को, इन्वायरमेंट को पोल्यूटेंट कर रहे हैं, तो वो कॉस्ट भी आप इसमें एनकर करेंगे। आफ्टर ऑल आफ्टर दैट जो है वो आपके पास सेकंड क्या स्टेप था, evaluating the benefit and cost। So after all cost and benefit have been satisfactorily enumerated, the next step is to evaluate these cost benefit in dollar terms। ठीक है, उसको हमने अब cost और benefit को हमने dollar terms हमने देखते हैं कि monetary terms में हम कितना input दे रहे हैं और output हमें कितना हो रहा है। So valuing the output require and estimate of demand for increased production and calculation of the consumer surplus। When the output of particular program are not sold in market, the problem of valuation is difficult। क्या मतलब हुआ, एक प्रोजेक्ट आपने लगाया, आपने एक चीज बनाई, ठीक है, लेकिन उससे क्या हुआ कि आपके पास आपने कैलकुलेट नहीं किया कंज्यूमर सरप्लस को। ठीक है, अब कंज्यूमर सरप्लस का कॉन्सेप्ट अगर आपने उसमें पढ़ा हो इकोनॉमिक्स में, तो मैं इतना बता दूं कि कंज्यूमर सरप्लस होता क्या है कि जब कंज्यूमर अपना बजट बनाता है तो उस बजट में जब उसकी स्पेंडिंग कम और उसकी इनकम ज़्यादा हो तो वो सरप्लस है। तो अगर हम कोई भी प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, कोई भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो, आपको फ़ायदा तब होगा जब आपका रिस्पोंडेंट कंज्यूमर जो है उसका बजट सरप्लस में जाएगा, तो ही उसके पास एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी होगी कि वो आपकी चीज़ को खरीदे। अब देखिए, इसको दोबारा देखते हैं। वैल्यूइंग आउटपुट रिक्वायर्स कि आपने जब भी अपनी आउटपुट को वैल्यू करना है, इट रिक्वायर एन एस्टिमेट ऑफ द डिमांड फॉर इंक्रीज प्रोडक्शन कि जो आप अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहे हो क्या उसकी डिमांड है, और उसके साथ साथ कैलकुलेशन ऑफ द कंज्यूमर सरप्लस कि कंज्यूमर जो लेने वाला है क्या उसका बजट सरप्लस में जा रहा है। When the output of particular program are not sold कि जो भी आपने अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज किया है वो बिकेगी नहीं मार्केट में, the problem of valuation is difficult। तो उस वहां पर क्या होगा कि आपके पास जो है वो वैल्यूएशन करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। So it's mean that कि whenever you have to be calculate your benefits with perspective of cost, you have to be make sure कि जो आपकी रिजल्टेंट जो है, जो आपकी जो रिजल्टेंट कंज्यूमर है उसकी सिचुएशन को भी एवेलुएट करना चाहिए। सो इट्स सैरोगेट मीन्स सब्सटीट्यूट मेजर ऑफ विलिंगनेस ऑफ द बेनिफिशियरी टू पे फॉर आउटपुट दैट आर नॉट सोल्ड मस्ट बी ऑब्टेन कि अगर आपने कोई भी अपनी आउटपुट इंक्रीज की है तो आपने साथ में ये भी एवेलुएट करना है कि वो जो लोग बेनिफिशियरी मीन्स के जो उससे बेनिफिट उठाने वाले हैं क्या वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी पे करने के लिए तैयार हैं या नहीं। For example, although the benefit of many public health program are consumed collectively, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिससे फायदा कलेक्टिवली उठाया जाता है। The value of these benefit might be reflected in increased earning of those who health is improved by the project। जो उस प्रोजेक्ट से जिनकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है, तो डेफिनेटली देखिए एक प्रोजेक्ट आपने एक हेल्थ केयर प्रोजेक्ट लगाया और उससे मुझे बेनिफिट अचीव हो रहा है, तो इसका मतलब है कि मैं मजीद जो है फिर मेरी वजह से और भी लोग आएंगे उस प्रोजेक्ट की तरफ मूव करेंगे और वहां से अर्निंग इंक्रीज होगी। सो एन एडिशनल प्रॉब्लम अकर विद आउटपुट एंड इनपुट दैट आर मार्केटेबल बट हैव प्राइस दैट डू नॉट रिफ्लेक्ट देयर ट्रू सोशल वैल्यू। अच्छा, एक और प्रॉब्लम ये आ जाती है कि सम टाइम आपकी आउटपुट भी आ रही है, इनपुट भी आ रही है, लेकिन जो उसकी प्राइस आपने चार्ज की हुई है दैट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी यू हैव टू बी डिलीवर्ड कि आपकी जो सोशल वैल्यू है ऑफ दैट गुड एंड सर्विसेज आर नॉट इक्वल टू द प्राइस। सो वैल्यू और प्राइस का इक्वल होना ये भी बहुत जरूरी है, यानी इसको कहते हैं कि आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है दैट इज ग्रेटर देन द प्राइस।
This result when any output attributable to project is sold in the monopolist market when external effects are generated by the production of output. क्या होता है कि जब आप के जो किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के आउटपुट जब मार्केट में बिकने जाते हैं, मोनोपोलिस्ट मार्केट का मतलब होता है जहां पर आपके पास सेलर भी बहुत ज्यादा है, बायर भी बहुत ज्यादा है, यानी मल्टीपल ऑप्शन है आपके पास, तो वहां पर जो एक्सटर्नल इफेक्ट है उस इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ आउटपुट उसको भी आपको मेजर करना चाहिए. थर्ड आपके पास इसमें स्टेप क्या है, डिस्काउंटिंग द फ्यूचर नेट बेनिफिट. The step involved is the choice of appropriate discount rate is of crucial importance. कि आपने कौन सा डिस्काउंट रेट लगाया है जब आपने चूज किया है for the analysis of the CBA. The need to discount stem from existence of positive interest rate in economy. और ये डिस्काउंटिंग हम क्यों करते हैं, बिकॉज एक प्रोजेक्ट अगर हमने लगाया और हमने लोन पे पैसा लेके उस प्रोजेक्ट को यूज किया है या हमने एक्सपेंस इनकर करने हैं, तो वो एक्सपेंस आपने वो एक्सपेंस मुख्तलिफ तरह के हैं. अगर हमने ये एक प्रोजेक्ट लगाया है जो कि हमने कहीं से जो हमने एक्सपेंस किया है और ये हमने जनरेट किया है फॉर एग्जांपल लोन लेके, तो हमने इंटरेस्ट भी तो पेमेंट करनी है ना, तो उस इंटरेस्ट रेट की वजह से भी हमने उसके बेनिफिट को डिस्काउंट करना है. यानी कि एक मुझे बेनिफिट हुआ, फॉर एग्जांपल मुझे उस प्रोजेक्ट से 1 ट्रिलियन रुपीज फायदा हुआ है, फाइन. वो 1 ट्रिलियन रुपीज फायदे में मैंने ये भी तो देखना है ना कि मैंने उसके अगेंस्ट इंटरेस्ट रेट कितना पे करना है. इसका मतलब है वो बेनिफिट मुझे डिस्काउंट होके मिलेगा. सो पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट इम्प्लाई दैट dollar of benefit in future will be worth less than equivalent dollar of present benefit. इसको सिंपली अगर आप समझेंगे कि जो आज का पैसा मुझे फायदा जिस तरीके से दे रहा है, आने वाले वक्त में उसका मुझे फायदा उतना नहीं होगा. आज मैं 10,000 से शायद 2 चीजें खरीद सकती हूँ, लेकिन आने वाले वक्त में उसी 10,000 से मुझे 2 नहीं शायद 1 या 1.5 चीज मिलेगी, बिकॉज ऑफ द डिस्काउंटिंग फ्यूचर नेट बेनिफिट, बिकॉज इट टेक लेस than a dollar of resource invested today to produce dollar of resources tomorrow. आज जो मैंने पैसा खर्च किया है वो मैंने कम खर्च किया है as compared to that I will be spending in the future. So when interest rate are positive, in journal present value of x ये tingent है to be received an year from now at simple interest rate is obtained by solving equation. इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जस्ट फॉर द समझने के लिए जो है ये दिया हुआ है आपके पास. दैट इज प्रेजेंट वैल्यू अगर आपने निकालनी है ऑफ द एक्स डॉलर, ठीक है. एक्स आपके पास क्या है, एक्स इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ द पर्टिकुलर जो भी आपके पास कमोडिटी है या जो भी प्रोजेक्ट है, जो भी डॉलर है. सो उसमें आपने क्या किया है कि जब आप उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो उसका इंटरेस्ट रेट डिवाइड हो जाएगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. ये आपने पढ़ा भी होगा फाइनेंस और अकाउंट में. सो हाउ डिस्काउंट रेट इफेक्ट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट. तो क्वेश्चन आया हमारे पास जहन में, हम जो बार बार बात कर रहे हैं कि डिस्काउंट रेट का इफेक्ट होता है, तो किस तरह हमारी प्रेजेंट वैल्यू पे होता है. इट इज नो मोर इम्पॉर्टेंट देन द प्रॉपर इनमरेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट. ठीक है, ये उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना आपने जब इनमरेशन और एवेल्युएशन दोनों करनी है, उसके साथ साथ डिस्काउंटिंग रेट को भी मेजर करना उतना ही जरूरी है. द एनालिसिस that use correct discount rate but seriously miscalculate cost and benefit will produce result as mislead as study that use zero discount rate. कि आप बिल्कुल ये इसकी एग्जांपल इन्होंने दी हुई है कि जीरो डिस्काउंट रेट होता क्या है कि जिसमें आपने डिस्काउंटिंग को जीरो लिया हुआ हो, जिसमें कोई आपने डिस्काउंटिंग का कॉन्सेप्ट को इनकॉर्पोरेट ही नहीं किया. वो ये कह रहे हैं कि अगर आप डिस्काउंटिंग रेट को प्रॉपरली इनकॉर्पोरेट नहीं करते तो इट इज जस्ट लाइक दैट यू हैव नॉट बीन कैलकुलेटेड इट. द हायर डिस्काउंट रेट रिजल्ट इन फ्यूअर ग्रामर प्रोजेक्ट दैट कैन बी अप्रूव्ड. ऐसे प्रोजेक्ट जिसमें आपके डिस्काउंट रेट बहुत ज़्यादा हो, ऐसे प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं होते. इन सो फॉर सो एज द डिस्काउंट रेट रिफ्लेक्ट द रिटर्न टू प्राइवेट कंजप्शन and investment, the higher rate implies that opportunity is greater. ठीक है, अगर हम तो बात करते हैं, अच्छा आपने ये देखा होगा हाई रिस्क हाई रिटर्न, कि जहाँ पर रिस्क ज़्यादा हो वहाँ ज़्यादा रिटर्न होता है. वो कहते हैं कि डिस्काउंट रेट नॉर्मली जो है
रिफ्लेक्ट करता है रिटर्न टू द प्राइवेट कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट। सो जो हाई रेट है वो आपकी अप्लाई करता है अपॉर्चुनिटी ग्रेटर को। दिस इन टर्न एम्प्लॉयज एफिशिएंसी रिक्वायर रिलेटिव स्मॉलर अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। सो जब वी आर बी टॉकिंग अबाउट द हायर इन्वेस्टमेंट, तो वहाँ पर हायर जो है वो डिस्काउंट रेट यूज हो रहा होता है, क्योंकि आपके हायर डिस्काउंट रेट जो है वो एक्चुअली ना, इसमें कॉन्सेप्ट जो सिंपल कॉन्सेप्ट है वो ये है, आप इसको बस यूँ समझें कि जो प्रोजेक्ट आपको जितना ज़्यादा रिस्क आपको नज़र आ रहा होता है उसमें बेनिफिट भी उतना ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसलिए ऐसे प्रोजेक्ट जो है वो एक्सपेंडिचर बहुत कम इनकर करती है गवर्नमेंट, क्योंकि वो आपको परसेंटेज ऑफ जीडीपी बहुत कम दे रहे होते हैं। इकोनॉमिक एफिशिएंसी मस्ट ऑलवेज बिकम द मेन प्रायोरिटी इन वेटिंग और एग्रीगेटिंग द प्रोजेक्ट, बिकॉज इकोनॉमिक एफिशिएंसी को मेजर करना हमेशा से एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। जब भी आप वेट करोगे, कैलकुलेट करोगे अपने सो एरर्स जो आ जाते हैं आपके पास, जैसे हमने डबल काउंटिंग एरर्स की बात की थी, तो किस तरह आप उन एरर्स से बच सकते हैं। अवॉइड डबल काउंटिंग, अवॉइड मिस कैलकुलेट कॉस्ट एनालिसिस, कंसीडर एक्सटर्नलिटीज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। चूज द राइट सोशल रेट ऑफ डिस्काउंट। आपने डिस्काउंटिंग के बहुत सारे डिफरेंट फार्मूलाज और मेथड हैं, आपने देखना है कि आपके प्रोजेक्ट पे कौन सा सूट कर है। अवॉइड फ्रॉम मॉडिफाइंग टेक्निक टू बिल्ड इन इक्विटी एज वेल एज एफिशिएंसी क्राइटेरिया इन रैंकिंग प्रोजेक्ट टू बी डन। आपने प्रॉपर एफिशिएंसी और अपनी जो है वो इक्विटी के क्राइटेरिया और टेक्निक को प्रॉपरली अडॉप्ट करना है। ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लेशन, बोथ बेनिफिट एंड कॉस्ट शुड बी मेजर्ड थ्रू टाइम इन नॉमिनल वैल्यू बाय एस्टिमेट द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। रेट ऑफ इन्फ्लेशन को कंसीडर करके आपने अपनी कैलकुलेशन करनी है ओवर द टाइम, एंड इन्फ्लेटिंग बोथ फ्यूचर बेनिफिट एंड कॉस्ट अकॉर्डिंगली। सिर्फ आज नहीं बल्कि उसके बेनिफिट और कॉस्ट जो प्रोजेक्ट के फ्यूचर में भी आपको हो रहे हैं उसको भी आपने इनकॉर्पोरेट करना है। रैंकिंग प्रोजेक्ट, आपने रैंक्स बनाने हैं प्रोजेक्ट्स के अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ देयर डिस्काउंट नेट बेनिफिट, कि जो प्रेजेंट आपको वैल्यू कितना दे रहे हैं उसको आपने रैंक करना है, कि जो जिसका हाई, वो मैंने बताया ना कि जिसका आपको जितना ज़्यादा बेनिफिट होगा उतना उसको रैंकिंग करोगे। अवॉइड एनी बायसेस, डिस्क्रिमिनेशन इन डूइंग द एनालिसिस, किसी किस्म के आपने सब्जेक्ट मैटर को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना, जो ऑब्जेक्टिव कैलकुलेशन होगी उसको इन्वॉल्व करना।